हेलो एवरीवन, बी4 बेसिक चैनल की तरफ से बशीर खान एक दफ़ा फिर हाजिर है। अच्छा, हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे ASP.NET की, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और क्योंकि आप शायद जानते ही होंगे कि ASP.NET के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट ही काम करता है, बल्कि वो ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पहले की जाने वाली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, इसमें क्या फ़र्क समझ में आ सकता है। अगर बिल्कुल बेसिक सी बात समझने की कोशिश करें तो ये स्क्रीन आपके सामने मौजूद है कि जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग थी वो ऊपर से लेके नीचे तक डिज़ाइनिंग और सीक्वेंस चलता था और उसके हिसाब से काम करता था। यानी कि ऊपर पहली लाइन से पढ़ता हुआ कंप्यूटर आ रहा है और वो सीक्वेंस में नीचे जा रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। जिस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, प्रोग्राम उसी को जाके पढ़ेगा, उसी की फंक्शनैलिटी को देखेगा। ठीक है, लिमिटेड कोड रीयूज़ था कि हम एक दफ़ा कोड निकल गया नीचे तो हम उसको या तो कॉपी पेस्ट करके दोबारा से वही सारा कोड वहाँ इम्प्लीमेंट कर दें, तो यानी कि कोड इस्तेमाल नहीं कर सकते थे हम दोबारा, हमें उस पूरे कोड को कॉपी करना पड़ता था। जबकि इसके अंदर कोड रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शनैलिटी बना दी है तो उसको कई और जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोग्राम या वेब फॉर्म के लिए मुख्तस नहीं होती। कॉम्प्लेक्स कोड होते थे, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग कॉम्प्लेक्स, आपको समझना पड़ेगा क्या चीज़ कहाँ होनी चाहिए, किसको कहाँ रखना है, तो काम होगा। जिनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता है, जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनको डेफिनेटली इसका तरीक़ेकार बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। और आखिर में ग्लोबल डेटा फोकस्ड होता था, ठीक है, जबकि इसमें प्रोटेक्टेड डेटा आप फोकस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आप एक्सेस और कंट्रोल्स बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ आपको एक जो है वो एक काम हम करते हैं यहाँ पे कि हम इसको एंड करते हैं और आपको एक पुराना विजुअल स्टूडियो चला करके दिखाता हूँ कि विजुअल स्टूडियो जब ऑन होता है तो इस किस्म की शक्ल होती है। मैं पुराना इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम ASP को समझेंगे, उसके बाद MVC की तरफ जाएंगे और उसके बाद कोर की तरफ जाएंगे। और ASP को समझने के लिए अगर मैं कोर वाला नया आपको विजुअल स्टूडियो दिखाऊंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो। ठीक है, यहाँ आप देखें बेशुमार ऑप्शंस मौजूद हैं, यानी कि नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं या वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कुछ और बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे तो आप डेस्कटॉप बेस काम करेंगे, और अगर आपको वेब बेस काम करना है तो वेबसाइट पे क्लिक करिए, आपको ये ऑप्शन दे देगा। ये विजुअल स्टूडियो 2010 है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ 2 लैंग्वेजेस की सपोर्ट डाली हुई है कि मैं दोनों लैंग्वेजेस में काम कर सकता हूँ, जिसको चाहे सिलेक्ट कर लूँ, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो कि रिपोर्ट भी है, क्रिस्टल रिपोर्ट भी है, डायनेमिक डेटा लिंक भी है, और भी चीज़ें हैं। आपके पास ये पहले जो 2 ऑप्शन है वो है एक तो वेबसाइट खोलने का और एक एम्प्टी वेबसाइट खोलने का। मैं एक एम्प्टी वेबसाइट खोलूँगा। दोनों में फ़र्क ये है कि जब ASP.NET वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ बेसिक फॉर्म्स बने बनाए वो उसके अंदर बिल्ट इन डालकर आपको दे देगा, ताकि आपका काम और आसान हो जाए। लेकिन फ़िलहाल में ये नीचे आपने अपने पाथ का, जो भी फाइल का नाम है उसका पाथ देना है, और वो यहाँ लिखना है कि आपको ये सेव कहाँ करना है, HTTP और FTP, यानी कि अगर आप ऑनलाइन किसी और सर्वर पर सेव कर रहे हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी भी यहाँ मौजूद है। फ़िलहाल मैं इसको नहीं चढ़ता, ओके कर देता हूँ। तो इसने ऑटोमेटिकली क्या क्या काम किए हैं ये आपके सामने है। वेबसाइट 6 के नाम से इसने वेबसाइट बना दी, और वेब कॉन्फ़िग नामी एक फ़ाइल यहाँ पर है, बाकी सब कुछ ब्लैंक है। ठीक है, वापस चलते हैं इसकी तरफ और थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें हमें और क्या बताने की कोशिश की गई है। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो आप देखें सोल्यूशन एक्सप्लोरर में विजुअल स्टूडियो के अंदर एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, जो कि यहाँ पे सोल्यूशन का नाम लिखता है और उसकी जो प्रोजेक्ट है उसका नाम लिखता है, और उसके अंदर प्रॉपर्टी और रेफरेंस। ये जो एग्जांपल आपके सामने है ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो है, सोल्यूशन लेवल क्या है, प्रोजेक्ट का लेवल क्या है, और प्रोजेक्ट के कौन से कंपोनेंट इसके अंदर काम कर रहे हैं। बेसिकली ये स्क्रीनशॉट जो है वो डेस्कटॉप बेस्ड प्रोग्राम कर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा सा और जानते हैं कि हम क्या क्या विजुअल स्टूडियो, क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो अब आगे हर लेसन में विजुअल स्टूडियो पे ही काम होना है। विजुअल स्टूडियो में मैं आपको फिर बता दूं कि विंडोज़ एप्लीकेशन बनाई जा सकती हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बनाई जा सकती हैं,
ठीक है ना, वो जो पुराने डॉस वाला ब्लैक स्क्रीन वाला कंसोल बेस, वो भी आप यहाँ काम कर सकते हैं। अच्छा, क्लास लाइब्रेरी आप यहाँ बना सकते हैं। क्लास लाइब्रेरी बना ली और किसी और प्रोग्राम में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी अपनी डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ASP.NET की वेबसाइट आप बना सकते हैं और वेब सर्विस आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है कि आप वेब सर्विसेज भी इसके अंदर अपनी वेब सर्विस बना सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई डेटा है, आपने एक वेब सर्विस बना दी, API बना दी, और वो कोई और यूज़ कर रहा है आपका डेटा, उस API के थ्रू निकाल रहा है। ठीक है, आगे चलकर देखते हैं। अच्छा, जो प्रोग्रामिंग का अभी हम बात कर रहे थे, इसमें देखें दोनों लैंग्वेजेस यहाँ मौजूद हैं, C# भी मौजूद है और विजुअल बेसिक में। दोनों में फ़र्क सिर्फ लिखने का है, बाकी काम फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है। सारी फंक्शनैलिटी दोनों की एक जैसी है, बस लिखने का तरीका, क्योंकि जो C के हिसाब से लोग आ रहे होते हैं उनको ज़रा सेमीकोलन की आदत होती है, और जो विजुअल बेसिक से लोग आ रहे होते हैं वो डिम एज इंटीजर उस तरह की, क्योंकि विजुअल बेसिक यानी कि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के तहत लिखने की प्रैक्टिस होती है। ये दोनों तरीके यहाँ लिखे हैं। अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो इनिशियल ए सेमीकोलन, और अगर विजुअल बेसिक में करना हो तो डिम ए एज इंटीजर। एज इंटीजर का मतलब आप टाइप डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट टाइप और वेरिएबल बड़ा स्पेसिफिक छोटा सिंटैक्स है। ठीक है, दोनों में वैल्यू डालने का तरीका है कि बस सिर्फ असाइन करते वक्त सेमीकोलन C# में लगता है। ठीक है, अच्छा ये आगे बढ़ गया था। अच्छा, ये देखें यहाँ किया है, होता यह है कि हमने लिखा है कि डिम बी एज इंटीजर, और उसके अंदर एक वैल्यू दी है, ये b है, b के अंदर एक वैल्यू हमने दी है, b इक्वल्स टू a के अंदर ये वैल्यू ऑलरेडी है। अगर a में हमने ये वैल्यू दी है, a में जैसे कि हमने ऊपर लिखा है ना a इक्वल्स टू 5, उसके बाद मैंने b वेरिएबल डिफाइन किया है, फिर मैंने कहा b में जो कुछ b इक्वल्स टू a, तो a में 5 था, 5 की वैल्यू कॉपी हो जाएगी b में, और b की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। तो ये एक सैम्पल स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है मैंने, कि दोनों लैंग्वेजेस हैं, काम एक ही होता है, बस थोड़ा सा तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। आगे चलते हैं। रेफरेंस जो होता है वो आप देखें इसके अंदर जैसे लिखा है, डिम एज अ स्ट्रिंग बिल्डर, ए इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और अपेंड करके आप अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कोई रेफरेंस डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई स्टोर प्रोसीजर कोई यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, तो ये तरीक़ेकार है। दोनों में लिखने में देखें कुछ आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा, लेकिन काम का तरीक़ेकार एक ही है। ठीक है, अब कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं आप, तो उसको हम रेफरेंस टाइप कहते हैं। जैसे डिम बी एज अ स्ट्रिंग बिल्डर, हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग फंक्शन बिल्ड कर रहे हैं, b इक्वल्स टू a हमने इसमें डाल दिया। अब b और a दोनों एक ही स्ट्रिंग बिल्डर को रेफ़र कर रहे हैं, दोनों के अंदर जो वैल्यू है वो a है। ठीक है, ये रेफरेंस टाइप कहलाता है कि आपने एक रेफरेंस बना दिया और उसी को आगे यूज़ करे चले जा रहे हैं। आगे चलते हैं। कलेक्शन भी एक चीज़ है, एरे यूज़ होती है, क्यू यूज़ होती है। ठीक है, सिर्फ देख लीजिए इसको लिखा कैसे जाता है कि एरे और दोनों में लिखने में क्या सिंटैक्स में क्या फ़र्क है, बाकी ये होते क्या है ये हम आगे चल करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, कंट्रोलिंग फ़्लो जो होता है, जैसे कि लॉजिकल और लूपिंग, दोनों के तरीके यहाँ लिखे हैं। इफ़, एल्स, इफ़, स्विच, ये दो लॉजिकल फंक्शंस यहाँ C# में मौजूद हैं, और इफ़, एल्स, इफ़ और सिलेक्ट। देखिए C# में स्विच यूज़ हुआ है और सिलेक्ट यूज़ हुआ है .NET में। यहाँ थोड़ी सी आपको चेंज नज़र आएगी। फॉर ईच, वाइल, डू वाइल, ये 4 आपको कमांड्स नज़र आ रही हैं, और यही अगर आप जैसे ये 4 है, इसके साथ आप ब्रैकेट्स लगा करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा कॉन्टेक्स्ट होता है, लेकिन समझना पड़ता है ब्रैकेट कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं, सेमीकोलन का और कहाँ नहीं। लेकिन विजुअल बेसिक के अंदर 4 के साथ नेक्स्ट लिखना ज़रूरी है, फॉर ईच के साथ नेक्स्ट लिखना भी ज़रूरी, और डू वाइल और एंड वाइल लिखना ज़रूरी है, डू और लूप और वाइल भी लिख सकते हैं। तो ये 4 इसके लूपिंग फंक्शन है, ये 4 इसके लूपिंग फंक्शन है। लिखने के तरीके अलग हैं, लेकिन इंटरनली काम एक जैसे ही हो रहे हैं। ये इनके कंट्रोलिंग फ्लो कमांड्स होती हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स होती हैं। आगे चलते हैं। कमेंट लिखने के लिए अगर आपको VB में कमेंट लिखना है तो बहुत सिंपल तरीका है, एक एपोस्ट्रोफी लगा दें, सिंगल कोट लगा दें, बस आपका कमेंट बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको इनलाइन कमेंट लगाना है तो सिंगल कोट कमेंट लगा दें। अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो भाई आप एक खाली मतलब एक के बजाय 3 लाइनों का ब्लॉग बना रहे हैं तो 3 लगा दें। ठीक है, और भी लगा रहे हैं और लगा दें, आपको लगाना सिंगल कोट है। लेकिन विजुअल C# के अंदर
थोड़ा सा इसमें फ़र्क है, डबल स्लैश लगाते हैं कमेंट सिंगल के लिए, और अगर एक से ज़्यादा अगर आपको पूरा पैराग्राफ कमेंट करना हो तो स्लैश स्टेरिक से स्टार्ट करें, स्टेरिक स्लैश से एंड कर दें। और अगर आपको इस तरह समरी डिस्क्राइब करनी हो तो 3-3-3 जैसे 3 अपोस्ट्रोफी लगाए हैं, एक्सएमएल का जो तरीक़ेकार है वो यूज़ करिए, ठीक है। अच्छा, ये एक डेस्कटॉप बेस एप्लीकेशन का एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे मिल गया था, तो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। ऊपर एक डिबगर होता है, डिबगर जैसे पुराने कैसेट प्लेयर और वीसीआर के अंदर होता है ना, प्ले, पॉज, स्टॉप, ठीक है, रीस्टार्ट, ये स्टॉप है, ये स्टार्ट, कंटिन्यू है, ब्रेक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कभी कभार एरर होता है तो हम लाइन वाइज उसको डिबग करते हैं, और डिबग लगाने के लिए हम यहाँ पे जो ग्रे बार है इस पर क्लिक कर देते हैं तो ये चीज़ आ जाती है। और जब हम रन करते हैं और वो जहाँ आकर के कंप्यूटर रुकता है तो आपको ये येलो कलर का एक एरो और वो हाईलाइटेड लाइन नज़र आ रही थी। इस तरह हम डिबगिंग कर सकते हैं। तो ये सारा एक एक लाइन अगर आपको ये देखें डिबग है, ठीक है, डिबग ओवर, स्टेप इनटू, एक एक लाइन करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी, डिबगिंग फंक्शनैलिटी का भी एरर आ जाए तो हर लाइन पे देखते हैं कि उसका क्या स्टेटस, ताकि पता चले किस लाइन में आकर के कभी कभार लॉजिकल एरर फंसता है तो हमें लाइन वाइज ही चेक करना पड़ता है। तो ये इसका इंटरफेस है डिबगिंग का, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ कि ASP.NET के अंदर कॉन्फ़िगरेशंस की 2 किस्म की फ़ाइलें होती हैं। एक तो मशीन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है और एक वेब कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है। मशीन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो है, अच्छा, इनमें दोनों में लिखने का तरीका जो होता है ना वो एक्सएमएल बेस्ड होता है, एक्सएमएल का जो लिखने का तरीका होता है। मशीन कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन होती है और उसमें जो भी आप मशीन की कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ाइन कर देते हैं वो सारी मशीन की एप्लीकेशन पे अप्लाई हो जाती है। इट कंटेन्स एंड शेयर्ड अमंग ऑल ASP.NET एप्लीकेशन होस्टेड ऑन दैट मशीन, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के अंदर अक्रॉस कंसिस्टेंसी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो है वेब कॉन्फ़िग है। वेब कॉन्फ़िग जो होती है वो भी कॉन्फ़िगरेशन ही फ़ाइल होती है, लेकिन वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होती है। यानी कि अगर मेरी कोई एक एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन है और इसके अंदर भी वेब फाइल होगी, इसके अंदर भी वेब फाइल होगी, और जब वेब फाइल की अंदर मैं कुछ लिखूंगा तो मशीन कॉन्फ़िगरेशन से जो कुछ आ रहा होगा वो ओवरराइट हो जाएगा। यानी कि मैं उसको चेंज कर सकता हूँ अपनी वेब कॉन्फ़िगरेशन का। हर एप्लीकेशन की अलग वेब कॉन्फ़िग फ़ाइल होती है, जबकि मशीन सारी एप्लीकेशन उस प्रोजेक्ट में जो भी आपकी जो प्रोजेक्ट है, जो कि आपके सिस्टम में जो भी होस्टिंग हुई है वो सब पे अप्लाई करता है। वेब कॉन्फ़िग इंडिविजुअल के लिए होता है, ठीक है। तो आइए इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। जब मैंने ये चीज़ खोली तो आप देखें इसमें वेब कॉन्फ़िग की फ़ाइल मौजूद है। अगर मैं इसको खोलूं तो इसके अंदर कुछ एक्सएमएल टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं। वो क्या है अभी इस डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन कुछ ना कुछ लिखा हुआ ज़रूर है। ऊपर देखें लिखा हुआ भी है कि ये जैसे HTML लिखते हैं हम वेब पेज में, वैसे यहाँ XML लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। प्रोजेक्ट को क्लोज़ कैसे करते हैं, बड़े आराम से यहाँ से कर दीजिए। दोबारा जाता हूँ, वेबसाइट खोलता हूँ। अब मैं कहता हूँ भाई ज़रा जो वेबसाइट आपकी डिफ़ॉल्ट बनी बनाई है वो ज़रा एक दिखाइए कैसी है। तो आप देखिए कितने सारे इसके अंदर, ये वही सोल्यूशन एक्सप्लोरर है जिसकी मैंने आपको विंडो दिखाई थी। ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये इसका फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर है। फ़ोल्डर के अंदर यकीनन कोई ना कोई फ़ाइल होंगी और कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन आप ये देखें इसमें ग्लोबल ASPX है और इसके अंदर वेब कॉन्फ़िग मौजूद है, और वेब कॉन्फ़िग में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं, पासवर्ड, और आप ये देखें वेब सिक्योरिटी, मालूम नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। अभी क्योंकि हम सिर्फ समझ रहे हैं, हम इस डिटेल में नहीं जाते, ये हम आपको आइंदा आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। मैं सिर्फ आपको गो थ्रू करवा रहा था। ये है वो डिबगर आपके सामने जो मैंने अभी आपको दिखाया, प्ले का बटन, और अगर मैं प्ले कर दूं तो क्या होगा कि ये एक एरर देगा, और क्योंकि ऑटोमेटिकली उसने एक वेबसाइट बना के दी। ये सब मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट ओपन किया। उसने होम भी बनाया हुआ है इसके अंदर, उसने अबाउट भी बनाया हुआ है इसके अंदर, पुट योर कंटेंट है, और उसने बहुत सारी चीज़ें बना दी, और मुझे लॉगिन भी बना करके दे दिया। मुझे मतलब ये है कि मैंने लॉगिन क्लिक किया, लॉगिन का पूरा फॉर्म आ गया भाई। तो बहुत सारे काम इसने मेरे आसान कर दिए, लेकिन जब तक हमें ये समझ नहीं आएंगे हम इसे आसानी नहीं कहेंगे, ठीक है। वापस आते हैं। तो ये है एक और आज के सेशन को भी, लेसन को भी मैं इंट्रोडक्शन ही कहूँगा, और उम्मीद है आपको इसमें भी कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। नेक्स्ट सेशन से हम प्रैक्टिकली वेब फॉर्म डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।